हेलो ट्वेल्थ, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, टाइमलाइन थी जो इस चैप्टर की वो है 600 BC टू 600 सी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद बेसिकली। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होने के बाद, ठीक है, ये इस चीज के बारे में पढ़ने वाला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एंड हुआ तो एक थ्योरी ये भी थी कि आर्यंस जो थे एक फॉरेन ट्राइब था। ठीक है, बाहर से जो है ये इंडिया आया। ठीक है, और इसने क्या किया, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे इन्वेड किया। क्यों इन्वेड किया होगा? बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन इतना जो है फ्लरिश हो रहा था इतने अच्छे से, तो हड़प्पन हड़प्पन पे इन्वेड किया। हड़प्पन जो पीपल थे उनके साथ उनका वॉर वॉर हुआ, जिसमें आर्यंस जो है, आर्यंस की जीत हुई और उन लोगों ने जो इतना भी उनका सेटलमेंट था ना उसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, मैं ये क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये जो ऋग्वेद जो कंपोज वगैरह हुए थे ना, ऐसा माना जाता है उन्हीं आर्यंस आर्यंस जो थे, टाइम बाय टाइम उन्हीं आर्यंस में से जो है कास्ट बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र जो हम पढ़ते हैं। और उनमें से जो ब्राह्मण्स है वो आर्यंस के ही जो है डिसेंडेंट्स माने गए, यानी आर्यंस के ही, जैसे कहते हैं ना कि आगे पीढ़ियां चलती हैं, वो माने गए हैं। इसलिए ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको जो है थोड़ा क्लियरिटी रहे। ठीक है, ऋग्वेदा कंपोज की गई बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। इंडस के पास जो लोग रह रहे थे उनके द्वारा ये जो है क्या क्या की गई, ऋग्वेद को कंपोज किया गया। अब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस के अराउंड कौन लोग रह रहे थे, हड़प्पन्स रह रहे थे, है ना। एग्रीकल्चर सेटलमेंट हमें देखने के लिए मिला है नॉर्थ में। नॉर्थ साइड में हमें क्या देखने के लिए मिला है? एग्रीकल्चर सेटलमेंट देखने के लिए मिला है। एग्रीकल्चर सेटलमेंट से मेरे यहाँ पे क्या मतलब है? ये मतलब है कि लोग जो है वापस से जो है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करने लगे थे। अब डिकेन साइड में यानी जो नीचे साउदर्न रीजन में क्या देखने को मिला है? पेस्टोरल पॉपुलेशन देखने को मिली, जो चरवाहे होते थे उनकी पॉपुलेशन देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या? न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, यानी कि पहले हमने क्या देखा था कि बरियल्स होते थे, है ना, बरियल्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम देखने के लिए क्या मिल रहा है? मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या होते थे? सेम ऐसे होते थे जैसे बरियल होते हैं ना, मान लो ये यहाँ पे ये जमीन है, इसको डिग करके यहाँ पे अंदर जो है बरियल है, ठीक है, किसी की डेड बॉडी को दफनाया गया है, तो वो ये करते थे, एक साइन जो है वो छोड़ देते ऐसे, जैसे मान लो ये स्टोन बना दिया, ठीक है, ये स्टोन थे बड़े बड़े, स्टोन को जो है आसपास रख देते थे, जिससे बेसिकली ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमने जो है इस डेड बॉडी को क्या बरी किया है। ठीक है, तो ये न्यू मोड ऑफ जो एक तरीके से हमें डिस्पोजल देखने को मिला 6th सेंचुरी के अराउंड। अब 6th सेंचुरी को क्या बोला गया है? 6th सेंचुरी को बोला गया एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा था? स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे, कि मतलब जो है राजा महाराजा, ठीक है, राजा महाराजा जो है आए। अब वैदिक पीरियड नेक्स्ट है हमारा। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड कौन से पीरियड को बोलते हैं? क्या टाइमलाइन है इसकी? 1500 टू 500 BC को हम क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड। इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, अर्ली वैदिक। 1500 टू 1000 BC को पीरियड को हम क्या कहते हैं? अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें क्या कंपोज हुई? ऋग्वेद कंपोज हुई। लेटर वैदिक पीरियड है 1000 BC टू 500 BC, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद कंपोज हुए लेटर वैदिक पीरियड में। इसी के बीच में हमें कहीं देखने को मिलता है कि 1500 500 BC के बीच के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है कि आयरन एज आई, मतलब आयरन की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, आयरन का हमें पता चलता है कि हाँ आयरन टाइप का भी एक मेटल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिप एंड पेज। इसको देखो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब आप लास्ट टॉपिक पढ़ोगे ना इस चैप्टर का, तब आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं अभी बीच में बता दूंगी तो आपको जो एक फ्लो है ना चैप्टर का, वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द अर्लियर स्टेट। ठीक है, द अर्लियर स्टेट, इसमें हमें देखेंगे कि कैसे महाजनपद, 16 पावरफुल महाजनपद कैसे इमर्ज हुए। ठीक है, 16 महाजनपद थे बेसिकली। हमें सबके बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ उन महाजनपद के बारे में पढ़ना है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, 6th सेंचुरी BC रिगार्डेड द मेजर टर्निंग पॉइंट अर्ली इंडियन हिस्ट्री। जैसे मैंने बताया 6th सेंचुरी क्या गया, एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा गया, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहे थे? किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे। इस टाइम पे क्या हो रहा था? यूज ऑफ आयरन बढ़ा, आयरन की खोज हो गई, तो यूज ऑफ आयरन बढ़ा। कैसे यूज ऑफ आयरन बढ़ा? टूल्स बने। ठीक है, टूल्स कैसे बने? जैसे कि प्लाव होता था पहले, क्या होता था? वुडन प्लाव होता था। जो हल होता था, ये जो प्लाव जिससे क्या करते हैं खेत जोतते हैं, वो क्या होता था? वुडन का होता था। किसका होता था? लकड़ी का होता था। बट अब किसका होने लगा? आयरन का होने लगा। आयरन से क्या हुआ? उससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, अब जब मेटल्स का जो है डिस्कवरी हो ही गई तो क्या हुई? कॉइनेज है, यानी कॉइन्स भी जो है मिंट होने स्टार्ट हो गए। कौन सी मेटल्स के हमें कॉइन देखने को मिलते हैं? ब्रॉन्ज के भी मिले हैं, कॉपर के भी मिले हैं। ठीक है, कॉपर और गोल्ड कॉइन्स भी हमें देखने को, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म, और यही वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों क्या कर रही थी, जो दोनों की ग्रोथ हो रही थी।
बुद्धिज्म और जैनिज्म एज अ आइडिया इनकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। अब हमें कोई सोर्स तो होगा जहां से पता चलता होगा कि 16 महाजनपद थे। वो सोर्स क्या था, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि 16 बहुत बड़े महाजनपद थे जो बहुत पावरफुल इमर्ज हुए, ठीक है, जिनके राजा बहुत पावरफुल थे। जिनमें से कुछ जो मोस्ट पावरफुल थे उनके नाम है अवंती, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार। अब जिसने महाभारत देखी होगी ना, उसने तीन नाम तो पक्का सुने होंगे, मगध, पांचाल और गांधार। जो पांचाली थी वो पांचाल महाजनपद से बिलोंग करती थी, पांडवों की पत्नी पांचाली, ठीक है। गांधार, जो गांधारी जी थी वो गांधार से बिलोंग करती थी। और कुरु, जैसे कुरु, कुरु, कौशल, मगध, वज्जी, अवंती, पांचाल, गांधार, ये क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब महाजनपद में होता क्या था, बेसिकली देखो पहले हम मीनिंग जानेंगे महाजनपद में क्या होता था। महाजनपद क्यों बोला गया, नहीं इसलिए बोला गया कि जो इसका मतलब था कि जैसे कि लोग जो होते थे ना, लोग जहाँ पे अपने मतलब जो लोग जहाँ सेटल हो जाते थे ना, उसी को महाजनपद कहने लगते थे, ठीक है। एरिया में मान लो जिस एरिया में जो है बहुत ज्यादा लोग जो है सेटल हो गए, उसी को जनपद कहा जाता था। और जब बहुत वास्ट एरिया में सेटल हो गए तो उसी को महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। बुक में मीनिंग दिया हुआ है, जनपद मीन्स द लैंड वर अ जन और पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट इट्स फूड और सेटल, मतलब जहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है जिस एरिया में, उसी को कहते थे जनपद। जब बहुत बड़े एरिया में सेटल डाउन हो जाती है तो उसी को क्या कहते थे, महाजनपद, ठीक है। अब हर महाजनपद की कहती है, हर महाजनपद को रूल कौन करता था, किंग। राजा क्या करता था, कंट्रोल करता था रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड, ठीक है। लैंड किसके हाथ में था, राजा के हाथ में। उसका कंट्रोल मतलब हर महाजनपद की क्या होती थी, कैपिटल होती थी जो कि फोर्टिफाइड होती थी, यानी कि किलाबंदी की हुई होती थी उस कैपिटल की, यानी चारों तरफ से जो है बड़ी बड़ी दीवारें की हुई थी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और वहां पे आर्मी भी होती थी टू मेंटेन फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज मेंटेनिंग आर्मीज। अब जब क्या है, किलाबंदी करवाएगा राजा, तो obvious सी बात है, लेबर लगेगी, ठीक है, रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है, आर्मी लगेगी वहां पे कैपिटल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रूलर्स ने क्या किया, टैक्स लेना शुरू किया, किससे, कल्टीवेटर से, यानी कि जो एग्रीकल्चर करते थे, आर्टिशियन से जो टूल्स वगैरह बनाते थे, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी थी, ट्रेडर्स से जो ट्रेड करते थे, ठीक है। इसी टाइम पे जो है ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, संस्कृत जो टेक्स्ट थे उनको कंपोज कर रहे थे, जिसका नाम था धर्म सूत्र और शास्त्र, जिसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, अभी हमें इस जानने की ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज निकल के आती है, गना और संघ। गना और संघ भी इसी टाइम बन रहे थे। ऑलिगार्कीज का मतलब क्या है, रूल बाय ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे रिपब्लिक में आपने देखा, पॉल साइंस में पढ़ा होगा, रिपब्लिक्स होते थे। रिपब्लिक्स कैसे, मैं हिस्ट्री के टर्म में बता देती हूँ, रूल बाय ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जहाँ पे ग्रुप, जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, कि डिसीजन लेने की पावर किसके हाथ में है, ग्रुप के हाथ में है, ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में है। यानी कि सिंगल रूल नहीं है, जैसे हमने महाजनपद में देखा राजा का रूल नहीं, यहाँ पे सिंगल रूल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में जो डिसीजन मेकिंग पावर है। जो महावीर और बुद्धा थे ना, वो इसी टाइप के गण और संघ से बिलोंग करते थे। मगध जो था, अब देखो इन ये जो मैंने सारे बताया ना कि ये जो इंपॉर्टेंट थे, इन सब में जो इंपॉर्टेंट एट द एंड सबसे जो पावरफुल निकला ना, वो था मगध। मगध जो है सबसे पावरफुल बनता है। अब क्या रीजन थे, कुछ तो कारण होंगे ना जिससे मगध इतना पावरफुल बना। वो ये थे कि यहाँ पे जो है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, तो जो जो यहाँ की मिट्टी थी ना, जो लैंड था बहुत ज्यादा फर्टाइल था, मतलब बहुत टाइप्स के जो क्रॉप्स हम वहां पे उगा सकते थे। प्लस यहाँ पे बहुत ही पास में आयरन माइंस थी, झारखंड में, प्रेजेंट डे झारखंड में, ठीक है। आयरन माइंस यानी, तो जहां से हम आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प क्या करेगा, टूल और वेपन्स बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड चीज, जो यहाँ मगध का जो जंगल थे, जो मगध के जंगल थे, वहां पे एलिफेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे। और एलिफेंट्स क्या था, पहले जो आर्मी होती थी उनमें एलिफेंट्स वगैरह का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, है ना। हाथी वगैरह होती थी, हॉर्स आर्मी होती थी, एलिफेंट आर्मी अलग से होती थी, ठीक है। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड चीप कम्युनिकेशन, और गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरी थी वो कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा चीप प्रोवाइड करती थी, यानी कि कहीं जा यहाँ से मगध से कहीं दूसरी जगह जाना है तो वो गंगा का जो रास्ता है वो बहुत चीप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ के जो एम्बिशियस किंग हुए हैं, बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंदा, ठीक है। महापद्म नंदा जो थे लास्ट रूलर थे, ठीक है, मगध डायनेस्टी के। ये जो किंग हुए हैं ना, ये बहुत ज्यादा मतलब जो है पावरफुल हुए हैं, जिसकी वजह से जो है मगध की जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। मगध की जो इनिशियली यानी पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो क्या होती थी, राजगा, जिसका नाम प्रकृत नेम जो उसका था, प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेज में इसको क्या कहते थे, राजगीर कहते थे। ये 5 पहाड़ियों से अराउंड थी, मतलब स्पेशलिटी क्या थी इसका, क्यों बनाया गया था, क्योंकि 5 हिल्स के अराउंड थी, यानी 5 पहाड़ियों से बड़ी बड़ी घिरी हुई थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसको शिफ्ट कर दिया गया, मगध की जो कैपिटल थी इसको शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। कब शिफ्ट किया गया, 4th BC में। देखो इसको याद करना है कि कहाँ पे शिफ्ट की गई थी, पाटलिपुत्र में। ये एज एन MCQ आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MCQ।
थर्ड हमारा टॉपिक है अर्ली एम्पायर। अब इस पूरे टॉपिक में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्यन डायनेस्टी का पहले मैं ओवरव्यू जान लेते हैं। फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनका बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद थे अशोका। अशोका जो थे ना, अशोका जो थे, जो कौटिल्य थे ना, उनकी हेल्प से जो है पावर में आए थे, ठीक है, चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने मतलब वॉर जीता था ना, उस टाइम उनकी एज बहुत कम थी, तो वो बेसिकली उनकी हेल्प की वजह से ही पावर में आए थे। अब क्या सोर्सेज मिलते हैं जिससे हमें जो मॉडर्न एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है? स्कल्पचर्स मिले हैं, ठीक है। अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, ठीक है। ये क्या था, सेल्यूकस निकेटर के पहले सेल्यूकस निकेटर की कोर्ट में था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का ये मिनिस्टर था, ठीक है। उस सेल्यूकस निकेटर ने इसको यहाँ पे भेजा था, मतलब मौर्यन एम्पायर में। क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो था बहुत ही ज्यादा मतलब जो है फ्लरिश हो रहा था। तो इसने ये देखा था कि तुम यहाँ रह के काम करो, देखो कि क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, किसकी वजह से जो है ये इतना ज्यादा जो है एक्सटेंड कर पा रहे हैं अपना एम्पायर, ठीक है। एक बार मैं दिखाती हूँ आपको मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था। हाँ देखो ये रहा। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हो ना, ये सारा मौर्यन एम्पायर के अंडर था, सारा टोटल। ये इंडिया हाफ पूरा इधर, ये बीच का पूरा मिडिल पार्ट, और ये इधर पाकिस्तान वाला लगा। ये देखो, ये सेल्यूसिड एम्पायर है ना, इसी का जो राजा था सेल्यूकस निकेटर था, जिसने जो है मेगास्थनीज को भेजा था कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के। तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना इंडिका। जिससे हमें पता चलता है किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन था। अर्थशास्त्र कंपोज बाय कौटिल्य मिनिस्टर, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र जो है कंपोज की गई थी, जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कौटिल्य कौन थे? मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र से अब आप इकोनॉमी रिलेटेड मत समझ लेना, अर्थशास्त्र के अंदर था, अर्थशास्त्र के अंदर जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ही था पूरा, कि कैसे जो है गवर्नेंस होती, कैसे जो है यहाँ के जो मौर्यन डायनेस्टी, जो मौर्यन एम्पायर के जो राजा थे, वो कैसे जो है इसको पूरा मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, कैसे गवर्न कर रहे थे पूरा, क्या उनकी मतलब जो है आर्मीज क्या थी, ठीक है, पूरा जो सिस्टम था उसके बारे में था। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, पुरानिक लिटरेचर एज वेल संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, यानी बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है, जो पुरानिक लिटरेचर है, पुराण वगैरह से भी हमें पता चलता है। अशोका इंस्क्रिप्शंस वैल्यूएबल सोर्स। अशोकन इंस्क्रिप्शन, हाँ ये तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। अब किस फॉर्म में हमें अशोका इंस्क्रिप्शन मिलते हैं? यानी अशोका ने क्या किया था? इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे पिलर्स पे, ठीक है, रॉक पिलर यानी पत्थरों के पिलर पे, पिलर्स पे मेजर माइनर रॉक एडिट पिलर, सॉरी पिलर थे आयरन के, आयरन पिलर, ठीक है, आयरन के पिलर्स थे। और मेजर और माइनर का मतलब है बड़े बड़े पत्थरों पे और छोटे पत्थरों पे, रॉक पे, यानी रॉक पे कैसे? जैसे होता है ना, रॉक पे लिखाई करवाई थी उन्होंने, ठीक है, रॉक पे लिखवाया था विद द हेल्प ऑफ, होते हैं ना लेखाकार जो मतलब प्रॉपर जो है उसको तोड़ तोड़ के जो है पूरा लिखते हैं, इस टाइप से। केव इंस्क्रिप्शन, गुफाओं में जो है हमें मिली है इंस्क्रिप्शंस मिले हमें गुफाओं में, ठीक है। अशोका जो थे वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंस्क्राइब किए थे मैसेजेस ऑन स्टोन, स्टोन पे मतलब स्टोन पत्थरों पर लिखवाने वाले अशोका जो है पहले रूलर थे, ठीक है। और कोई हमें ऐसे जो है एविडेंसेस नहीं मिले, अशोका पहले रूलर थे, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब अशोका जो थे इन्होंने क्या की थी? एक पॉलिसी चलाई थी, धम्मा, ठीक है। हुआ क्या था इसका, एक पहले वो भी है कि जब ये कलिंग का वॉर लड़ने गए थे ना, तो कलिंग वॉर में इतनी ज्यादा मास जो है किलिंग हुई थी लोगों की, कि उसको देख के बहुत ज्यादा इनको दुख हुआ, कि हम इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, तो ये क्या है, कन्वर्ट हो गए थे ये बुद्धिज्म में, है ना, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। और जिसके बाद इन्होंने क्या, इंस्क्रिप्शन छपवाए, ठीक है, किसके रिलेटेड? धम्म 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 पॉलिसी इन्होंने चलाई, ठीक है। धम्म पॉलिसी के अंदर क्या था कि जो एल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, और जो सर्वेंट्स हैं या जो लोअर कास्ट है उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, ठीक है। और जितने भी अलग अलग रिलीजन है, ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे चाहे और अदर रिलीजन हो, सबको जो है रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, ठीक है। ये क्या थी? धम्म पॉलिसी थी। इस धम्म पॉलिसी को फैलाने के लिए उन्होंने क्या क्या अपॉइंट किए थे? धम्म महात्मा भी अपॉइंट किए थे, ठीक है। धम्म महात्मा कौन थे? धम्म महात्मा जो है
लो धम्म महात्मा जो थे धम्म महात्मा लोग थे जो कि क्या करते थे, इन पॉलिसी को जगह जगह जाकर जो है स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया भी और इंडिया के बाहर भी। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, अब देखो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे इनके एम्पायर के, ठीक है, वो थे पाटलिपुत्र, ठीक है, जो कि कैपिटल थी, ठीक है। प्रोविंशियल सेंटर क्या थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और स्वर्णगिरी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था, कैपिटल में। एक तो कैपिटल में तो हो गई पाटलिपुत्र, और प्रोविंशियल सेंटर, ये जो 5 प्रोविंशियल सेंटर बनाए थे, अभी प्रोविंशियल सेंटर बनाने की क्या नीड पड़ी, क्योंकि इतना वास्ट एम्पायर इन्होंने बना लिया था, इतना बड़ा एम्पायर, उसको गवर्न करना एक जगह से तो इम्पॉसिबल था, तो इसलिए इन्होंने 4-5 जगह से जो है 4-5 जगह जो है प्रोविंशियल सेंटर बनाए। 4 जगह बेसिकली, पाटलिपुत्र तो कैपिटल थी, 4 जगह जो है प्रोविंशियल सेंटर बनाए, जहां से जो है कंट्रोल किया जाता था ऑल ओवर द एम्पायर, ठीक है, पूरे एम्पायर पे कंट्रोल किया जाता। यहाँ पे जो है हर सेंटर पे इन्होंने हेड अपॉइंट कर दिया था, एक सेंटर, जैसे तक्षशिला का अलग, उज्जैनी का अलग, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सेंटर्स को भी केयरफुली चूज किया गया था स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अनुसार, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैनी कहाँ पे थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे थे, ठीक है, ट्रेड रूट के रास्ते पे तक्षशिला और उज्जैनी पड़ते थे। स्वर्णगिरी जो था, गोल्ड माइंस यहाँ पे बहुत ज्यादा थी, ठीक है, गोल्ड यानी कि यहाँ से हम ले सकते थे, गोल्ड माइंस थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन कैसे होता था, कम्युनिकेशन कैसे होता था, तो लैंड और रिवर दोनों के थ्रू होता था, ठीक है। जर्नी इजी फ्रॉम प्रोविंस टू सेंटर, अब कम्युनिकेशन जो था जर्नी, अब देखो इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन कैसे बना रहा था, कि यानी कि अगर किसी को, मान लो किसी को एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, मान लो जैसे कि स्वर्णगिरी है, ठीक है, स्वर्णगिरी में मान लो अटैक होने वाला है और यहाँ पे आर्मी की कमी है। अब तक्षशिला और उज्जैनी ये बात पहुंचानी, तक्षशिला या उज्जैनी या पाटलिपुत्र मान लो कैपिटल में ये बात पहुंचानी है राजा तक, कि भाई यहाँ पे स्वर्णगिरी में अटैक होने वाला है, यहाँ पे आर्मी कम पड़ेगी, हमें और आर्मी की जरूरत है, ठीक है, और ट्रूप चाहिए। तो क्या कैसे पहुंचाएंगे, तो लैंड और रिवर रूट्स की से जर्नी जो थी इजी हो जाती है, यानी कम टाइम में ये लोग पहुंच जाते थे। और जो है आर्मी का, जो आर्मी वगैरह भी थी ना, आर्मी भी मूव इन्हीं रास्तों से करती थी, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की जो इंडिका बुक थी, उससे हमें कमिटीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। 6 सब कमिटीज थी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज, ठीक है, मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, जिससे बिल्कुल भी मतलब जो है क्लैश ना हो चीजों का, ठीक है। पहली थी नेवी, ठीक है, नेवी कौन थी, जो वाटर यानी जो वाटर इलाका था, जो कि मतलब समुद्री इलाका था, वहां पे कौन काम करती थी, नेवी, नेवी। सेकंड था ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन में क्या था, एक्टिविटी वेरीज, ठीक है, एक्टिविटी वेरीज अरेंज बुल्लोक कार्ट्स, कैरी इक्विपमेंट्स, फूड, सोल्जर, एनिमल, सर्वेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन कमेटी थी, ये क्या ध्यान रखती थी, कि जो है बुल्लोक कार्ट्स क्या होते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स कैरी करते हैं, ठीक है, जैसे कि खाना ले जाने के लिए, ठीक है, जैसे कि सोल्जर्स के लिए खाना ले जाने के लिए, ठीक है, या फिर जो है वेपन्स ले जाने के लिए बुल्लोक कार्ट्स को अरेंज करवाना इनका काम था, ट्रांसपोर्टेशन करवाना इनका काम था, कि एक जगह से दूसरी जगह आर्मी को कैसे जो है लेके जाना है, ठीक है, किस रूट से लेके जाना है, ठीक है। थर्ड थी फूट सोल्जर, यानी जो पैदल जो होता है ना सैनिक, पैदल सैनिक की आर्मी, ठीक है। फोर्थ थी हॉर्सेस, यानी घुड़सवार, ठीक है। फिफ्थ थी चैरियट्स, चैरियट्स पता है ना आपको, वो होते हैं क्या कहते हैं, रथ, हाँ रथ। सिक्स होती है एलिफेंट, एलिफेंट मैंने बताया कितने इंपॉर्टेंट होते थे प्रीवियस जो है वॉरफेयर्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्पायर, अब इस एम्पायर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों थी, मॉडर्न एम्पायर लैंडमार्क माना जाता है इन हिस्ट्री, क्योंकि ये इतना बड़ा एम्पायर था, इतनी जल्दी ये एक्सपेंड हुआ, और प्लस यहाँ का आर्ट एंड कल्चर भी, ठीक है। आपने देखा होगा तो लायन कैपिटल जो है वो, देखो जो इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्पायर है, मॉडर्न एम्पायर जो है लैंडमार्क था इन हिस्ट्री में, मॉडर्न एम्पायर बहुत वास्ट जो है स्प्रेड हुआ बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। यहाँ का आर्ट एंड कल्चर भी एक मेन रोल प्ले करता है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने में, ठीक है। न्यू नोशन ऑफ किंगशिप जो है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।